प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और हम लोगों का जो माध्यम होगा, जो मीडियम होगा पढ़ने का, वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही होगा। हम लोग पहले एनसीईआरटी से पूरा थ्योरी, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और फिर जैसे ही आपका एनसीईआरटी ख़त्म होगा मैं आपको अदर बुक से भी पढ़ाऊँगा और इसके बाद फिर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराऊँगा। इसके बाद आपका हर एक चैप्टर ख़त्म होने पर मैं टेस्ट लूँगा और इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको इंजीनियरिंग लेवल का भी बताऊँगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। हालांकि त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़े हैं। क्लास 9 में हम लोग कुछ बेसिक पढ़े थे, फिर क्लास 10 में हम लोग समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति को, उसके कुछ फंक्शंस को हम लोग परिभाषित किए थे, कुछ अनुपात हम लोग निकाले थे जिसमें आप जानते ही होंगे साइन कॉस टेन वगैरह सब हम लोग पढ़े थे। आज भी पढ़ेंगे, इसका कुछ हम लोग बेसिस को पुराने आपके पिछले क्लास पे ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन। भूमिका। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री लिखा जाए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले उसको लिखते हैं। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोण मिति। हाँ, ये जो त्रिकोणमिति है ये दो ग्रीक शब्द से बना है। वो ग्रीक शब्द क्या क्या है? तो वो ग्रीक शब्द है ट्रिगोन और मेट्रोन। हाँ, ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रेंगल, यानी कि त्रिभुज। ट्रेंगल, त्रिभुज। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि माप। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रेंगल, यानी कि त्रिभुज की माप। तो अब यदि बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ, तो ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिकोण मिति का मतलब हो गया त्रिभुज की माप। समझ गया? अच्छा बच्चों, मैं आपको बताया कि जो ट्रिगोन है, जो मेट्रोन है, ये शब्द आपने कहाँ से उठाया है? तो ये आपका ग्रीक वर्ड है। हाँ, ग्रीक शब्द है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये कौन सा शब्द है। तो ये आपका है ग्रीक वर्ड्स, यानी कि ग्रीक शब्द ये दोनों आपका है। ठीक है,
तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, और ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वह दो शब्दों से बना है। वो दोनों ही शब्द आपका ग्रीक है, और एक आपका है ट्रिगोन और दूसरा आपका है मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब हो गया ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब हो गया मेजरमेंट, मेजर, माप। इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया त्रिभुज की माप, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब बात है कि त्रिभुज की माप है तो त्रिभुज में क्या क्या मापिएगा, तो पहले एक त्रिभुज बनाकर हम लोग समझते हैं। तो देखिए बाबू, एक त्रिभुज देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी। तो इसमें जो आपका ए बी है, बी सी है, सी है, इसको हम लोग कहते हैं भुजा यानी कि साइड। तो ए बी, बी सी और सी ए को हम लोग कहते हैं साइड्स यानी कि भुजा। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एंगल यानी कि कोण। और उसके लिए इस प्रकार से लिखते हैं ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये आपका होता है एंगल्स यानी कि कोण। समझ गए? तो क्या क्या समझे कि हम लोग जो है कि त्रिभुज की माप करेंगे, तो त्रिभुज की माप हम लोग किसकी मापेंगे? तो क्या मापेंगे त्रिभुज में? तो त्रिभुज में हम लोग साइड्स यानी कि भुजा को मापेंगे और एंगल्स यानी कि कोण को हम लोग मापेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले जिस वर्ड के बारे में पढ़ना जा रहे थे तो उसका हम लोगों ने मीनिंग समझा कि क्या मतलब है। तो मतलब स्पष्ट है, क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को माप पढ़ना है। किसकी माप? तो त्रिभुज की माप यानी कि एंगल और कोण के बारे में। बच्चों, हम लोग पिछली कक्षाएं में भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़े थे, क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 10 में पढ़े थे। हाँ, उसमें हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात निकाले थे ना, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकाले थे। जैसे कि आपका साइन के बारे में पढ़े थे, कॉस के बारे में पढ़े थे, टेन के बारे में पढ़े थे, और भी हम लोग कुछ पढ़े थे। तो उसी का यहाँ पर विस्तार रूप है। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम से बिल्कुल ही आपका शुरुआत है, आज आपका जो त्रिकोणमिति है एकदम से पहली बार ही पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों को पूर्व ज्ञान है कुछ, समझ गए? त्रिकोणमिति का कुछ पूर्व ज्ञान है। तो इंट्रोडक्शन तो आपको मैं बता दिया। इंट्रोडक्शन में एक तो आपका आ गया कि इसका मीनिंग क्या है। दूसरा अब होता है कि आप यदि कुछ पढ़ते हैं तो उसका यूज भी तो होना चाहिए ना, उपयोग भी तो होना चाहिए ना। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, तो इसका उपयोग को पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं लिखूंगा भी। तो इसका उपयोग है आपका साइंस में यानी कि विज्ञान में उसका उपयोग होता है, और विज्ञान में बहुत सारा उसका उपयोग है। फिर हम लोग इसका उपयोग करते हैं भूकंप शास्त्र में, सिस्मियोलॉजी में। इसका यूज हम लोग करते हैं अणु की अवस्था ज्ञात करने में, यानी कि आपका एनालाइजिंग द एटम। इसका हम लोग यूज करते हैं जो आपका म्यूजिक टोन, म्यूजिकल जो टोन होता है यानी कि संगीतीय जो लय है, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर देखिए, आप देखिएगा कि समुद्र है, समुद्र में आपका ज्वार भाटा आता है, उसमें उसकी लहरें जो है ना काफी ऊंचा हो जाता है। तो वो लहर कितना ऊंचा होगा, समझ गए, उसका हम लोग पूर्व अनुमान इस त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। तो आइए इसके यूज के बारे में हम लोग लिखते हैं, क्या क्या इसका यूज है। तो यूज यानी कि उपयोग। क्या क्या है उपयोग?
तो इसका उपयोग है साइंस में, यानी कि विज्ञान में। फिर इसका है सिस्मियोलॉजी, यानी कि भूकंप शास्त्र। फिर इसका यूज है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप देखते हैं, विद्युत परिपथ जो घर में बनता है, तो जो विद्युत परिपथ होता है उसमें भी हम लोग इसका यूज को करते हैं, यानी कि डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी कि विद्युत परिपथ के डिजाइन में, विद्युत परिपथ के डिजाइन में। और इसका यूज क्या क्या है बाबू? तो जैसे मैं आपको बताया था कि एटम की स्थिति जानने में इसका यूज हम लोग करते हैं, यानी कि एनालाइजिंग द एटम पोजीशन, यानी कि अणु की स्थिति के बारे में। फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि समुद्र का, समझिए, समुद्र का जो आपका लहर है, वो लहर आपका कितना ऊंचा जाएगा उसको प्रिडिक्ट करने में, यानी कि पूर्वानुमान में, यानी कि प्रिडिक्टिंग द हाइट्स ऑफ टाइड्स ऑफ एन ओशियन। ओशियन का मतलब आपका हो जाता है समुद्र, यानी कि समुद्र में उठने वाले ज्वार की ऊंचाई के पूर्वानुमान में, पूर्वानुमान में, समझ गए? तो क्या क्या देखे आप कि इसका यूज क्या क्या है। तो इसका यूज बहुत कुछ है, उसमें से मैं कुछ अभी आपको लिख रहा हूं। क्या क्या मैं लिखा, तो साइंस में इसका है, इसके बाद आपका भूकंप शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, अणु की स्थिति जानने में पढ़ते हैं हम लोग। फिर इसको पढ़ते हैं कि आपका समुद्र का लहर कितना ऊंचा उठेगा, इसके पूर्वानुमान के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। और भी कई चीज़ है, जैसे आप कहेगा कि कोई आपका बहुत बड़ा आपका टावर है, तो उस टावर की ऊंचाई, एक तो तरीका है कि आप टावर पर चढ़ गए और ऊपर से आप एक फीता गिरा कर आप नाप लीजिए, लेकिन कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यदि आप पहाड़ की ऊंचाई के बारे में बात कीजिएगा, तो पहाड़ की ऊंचाई आप कैसे नापिएगा? वहाँ तो आपका धरातल, नीचे तो आपका डाउन है ही नहीं, डाउन में तो आप जा ही नहीं सकते हैं ना। उसके जस्ट जिस आप पिक पॉइंट की बात करते हैं, जस्ट यदि वहाँ से आप नीचे की यदि आप उसकी ऊंचाई मापना चाहिएगा, तो नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगल बगल तो आपका पहाड़ है। तो उस केस में उस पहाड़ का जो पिक पॉइंट है, जो चोटी है, उसकी ऊंचाई आप कैसे मेजर कीजिएगा, कैसे नापिएगा, उसका भी यूज हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। याद कीजिए कि हम लोग जो क्लास 10 में पढ़े हैं, त्रिभुज में थेल्स का एक हम लोग नाम पढ़े थे, थेल्स
हाँ, एक मैथमेटिशियन थे जो कि त्रिभुज पर आपका बहुत सारा फॉर्मूला दिए हैं, सूत्र दिए हैं और बहुत सारे सिद्धांत को दिए हैं। थेल्स ही एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कि आपका इजिप्ट यानी कि मिस्र में जो पिरामिड है उसकी ऊंचाई को नापे थे। हाँ, समझ गए। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बल्कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कीजिए, ये आपका कंपटीशन में भी पूछ सकता है कि पिरामिड की ऊंचाई मापने का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है थेल्स को। समझ गए बच्चों? तो मुझे विश्वास है कि आप इसे लिख लिए होंगे। तो आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, यूज देखें और अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं हम लोग। इसका हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हाँ, हिस्ट्री का मतलब है कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मैथमेटिशियन है, कौन कौन से ऐसे गणितज्ञ हैं जो कि इस पर काम किए हैं। तो देखिए, जो आपका त्रिकोणमिति है इसमें हम लोगों को खुश होना चाहिए कि यह त्रिकोणमिति आपका भारत यानी कि इंडिया से ही शुरू हुआ है। समझ गए? तो इसमें जो मैथमेटिशियन काम किए थे आपके आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, आपका भास्कर प्रथम थे, भास्कर द्वितीय थे। इन लोगों ने शुरुआती दौर में आपका ट्रिग्नोमेट्री पर काम किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये काम आपका भारत में हुआ, भारत के बाहर भी हुआ था, लेकिन जो आपका भारत के बाहर आपका काम हुआ था वो काफ़ी सफल नहीं रहा था। तो भारत का काम काफ़ी पसंद आया, तो भारत से ये आपका चला, इंडिया से ये चला गया आपका मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व चला गया, और फिर वहाँ से ये आपका यूरोप गया। समझ गए? यानी कि आप यूँ देखें कि इसका कैसे कैसे शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले ये इंडिया में आया। इंडिया में कौन कौन मैथमेटिशियन काम किए थे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर ये इंडिया से गया आपका मिडिल ईस्ट, और फिर यहां से गया ये आपका यूरोप। यानी कि पहले ये भारत में इसका काम हुआ, फिर ये आपका हो गया मध्य पूर्व, और फिर यहां से ये आपका यूरोप में गया। भारत में कौन कौन से मैथमेटिशियन इस पे काम किए मैं उसका नाम लिख देता हूं, हालांकि मैं अभी आपको बताया, फिर भी मैं इसका एक बार नाम को लिख देता हूं। तो इसका नाम है आपका आर्यभट्ट, इनका जो सेशन रहा है, समझ गए, आर्यभट्ट का, तो ये सेशन रहा है 476 से 550, यानी कि 476 ईस्वी में ये इनका जन्म हुआ था और 550 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो 476 से 550 ईस्वी। इसके बाद इसमें जो काम किए हैं आपका सेकंड किए हैं ब्रह्मगुप्त, फिर इस पे काम किए हैं भास्कर 1,
भास्करा 2, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, आर्य भट्ट ब्रह्मगुप्त, हाँ, भास्कर 1, भास्कर 2, या आप ऐसे भी कह सकते हैं भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय। तो क्या क्या देखें कि त्रिकोणमिति पे काम करने वाले जो इंडियन मैथमेटिशियन हैं, भारतीय गणितज्ञ हैं, वो कौन कौन से हैं? तो आपके हैं आर्यभट्ट, समझ गए। और इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका कार्यकाल रहा है 476 यानी कि 476 से लेकर 550 ईस्वी तक। और अकेले सिर्फ यही काम नहीं किए हैं, कई सारे मैथमेटिशियन हैं, जिसमें आपका ब्रह्मगुप्त भी हैं, भास्कर 1 है, भास्कर 2 है, इन लोगों ने इन पे काम किया है। तो आइए बच्चों, हम लोग इसका कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप थेल्स को नहीं छोड़ सकते हैं। थेल्स यानी कि थेल्स, आप इस थेल्स को जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, आप थेल्स को नहीं छोड़ सकते हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो थेल्स का जो कार्यकाल है 600 ईस्वी पूर्व का है, यानी कि 600 BC। हाँ, ये ईस्वी पूर्व में काम किए थे, समझ गए। 600 ईस्वी पूर्व में ये काम किए थे थेल्स। और ये थेल्स ही है जो कि आपका इजिप्ट यानी कि जो मिस्र में पिरामिड है, हाँ, उसकी ऊंचाई को निकाले थे। यानी कि इजिप्ट मिस्र में जो पिरामिड है, समझ गए, मिस्र में जो आपका पिरामिड है, इस पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करने का जो श्रेय जाता है, वह श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है थेल्स को, समझ गए। तो बच्चों, अभी हम लोग कुछ हिस्ट्री को पढ़े, और भी बहुत सारा हिस्ट्री है, लेकिन आपके लेवल पे जितना हो सकता था मैं आपको बताया, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, अब उसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग क्लास 9 और 10 में जो पढ़े हैं, अब कुछ उसका बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट। क्लास 9th और जो 10th में पढ़े हैं, अब कुछ उसके बारे में पढ़ लेते हैं बाबू। तो क्या पढ़े हैं देखिए, हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बनाते थे, नाम भी दे देते थे ABC, समझ गए। हम लोग क्या करते थे? समकोण त्रिभुज बनाते थे। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का हो। यदि आप इस तरह से बना देते हैं तो आपको 90 डिग्री लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सिंबल ही काफ़ी है 90 डिग्री के लिए। और बेस्ट बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यदि एक कोण 90 डिग्री हो गया तो अन्य जो आपका दो कोण बचता है, इसका योग, इसका सम आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा।
और आपका जानते हैं कि यदि कोई कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, हाँ, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहते हैं। तो ये जो आपका ए है और जो आपका सी है, ये दोनों ही आपका एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होगा। तो इसमें हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये आपका है थीटा, समझ गए, ये आपका क्या है, थीटा है, ठीक। तो ये जो थीटा है, ये थीटा आपका न्यून कोण है यानी कि आपका एक्यूट एंगल। बी जो एंगल है वो आपका है 90 डिग्री यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण, हाँ, समकोण यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल, समझ गए, ये समकोण यानी कि आपका राइट एंगल हो गया। और ए आपका जो है, ठीक है, ए जिसको ए और आपका सी, ए और सी जो है, इस यदि आप सी का नाम थीटा दे देते हैं तो ये थीटा, और ये जो आपका है ए, यदि इसका नाम आप दे देते हैं फाई, ये क्या दे देते हैं हम लोग, तो फाई दे देते हैं, समझ गए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फाई पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो थीटा पढ़ते हैं। और ये जो आपका दोनों ही, समझ गए, ये जो आपका दोनों ही कोण है, यह आपका 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, समझ गए, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 डिग्री बनता है, उसके सामने की भुजा को, हाँ, इसके सामने की भुजा आपका AC है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। और इसका जो H पहला लेटर है, इसके लिए हम लोग H लिखते हैं, समझ गए बच्चों। और समकोण त्रिभुज में आप जिस कोण के लिए काम करते हैं, हाँ, जो आपका दो न्यून कोण आपका बच गया है, कौन कौन सा न्यून कोण बचा है, ए और सी, ए को आपने फाई बोला है, सी को आपने थीटा बोला है। तो आप जिस कोण के लिए भी काम कीजिएगा, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। यदि हम लोग काम कर रहे हैं फाई के लिए, समझ गए, फाई नहीं बल्कि थीटा के लिए यदि हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस थीटा के सामने वाला आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। यानी कि एंगल सी बराबर थीटा के लिए इसके सामने ए बी है, तो ए बी आपका क्या कहलाएगा, तो ए बी कहलाएगा लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसके लिए लिखते हैं हम लोग P। और जो आपका बच गया, यानी कि क्या बच गया, आपने 90 के सामने ले लिया, आपने थीटा के सामने ले लिया, अब आपका क्या बच गया है, तो A बच गया है। तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं बेस यानी कि आधार। तो आपका BC, तो BC आपका क्या कहलाएगा, आधार यानी कि बेस। और इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, तो सिंबल यूज करते हैं B। ठीक इसी प्रकार से बाबू आपका फाई के लिए, यानी कि एंगल A बराबर फाई के लिए, इसके सामने कितना है, BC। तो इस BC को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। लंब यानी कि परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से सूचित करेंगे। और अब देखिए तो इसमें BC ले लिए हैं, AC तो आप दोनों के लिए आपका कॉमन है, कर्ण है, तो क्या बच गया, AB बच गया है। तो AB को हम लोग बोलेंगे आधार, यानी कि बेस, और इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे बेस का पहला लेटर B। समझ गए? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। क्लास हम लोग 9-10 में इसको पढ़े हैं। तो अब हमारे पास कुछ अनुपात हैं, समझ गए, कुछ अनुपात होता है और उसको जो है ना कि परिभाषित किया गया है। क्या क्या परिभाषित किया गया है, तो देखिए वो अनुपात आपका, पहले मैं अनुपात का नाम लिख दूं क्या क्या होता है। तो ये आपका है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, हाँ, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है, तो एक आपका होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। हाँ, ये आपका 6 त्रिकोणमितीय रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो नाम तो काफी बड़ा है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं इतना बड़ा नाम यूज नहीं करते हैं। हम लोग अपने कन्वेनियंट के लिए, अपने सुविधा के लिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं SIN, इसके लिए COS, इसके लिए TAN, इसके लिए COT, इसके लिए SEC और इसके लिए COSEC, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हम लोग शॉर्ट में यूज करते हैं। हाँ, तो कुछ परिभाषा दिया गया है, वो परिभाषा क्या दिया गया है, तो आइए हम लोग लिखते हैं। हाँ, हम लोग अभी एंगल थीटा के लिए लिखेंगे, और जो थीटा के लिए लिखेंगे उसी तरह से आप फाई के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपका इस प्रकार से होता है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B, कोसेक थीटा बराबर H/P। समझ गए? ये जो आपका अनुपात है, इस चीज को परिभाषित किया गया है। हाँ, तो ये चीज हम लोग क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया चीज तो हम लोग सीखे ही नहीं। साथ में कुछ फॉर्मूला को भी पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, तो मैं उसे ये मिटा कर बता देता हूं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है बच्चों, आइए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसको मैं यहां पर एक बार फिर से लिख देता हूं। तो फॉर्मूला हम लोग क्या क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हम लोग पढ़े थे 3 फॉर्मूला। और भी क्या क्या पढ़े थे? और पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसके बाद कुछ हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और फिर आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रेसिप्रोकल फॉर्मूला यही कहलाता है। इसी को यदि आप साइन थीटा लिखिएगा तो ये कॉसेक नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 बाय कॉसेक थीटा। और इसी प्रकार से आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। समझ गए? फिर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर, यहां से कॉस थीटा निकालिएगा तो 1 बाय सेक थीटा, यानी कि 1 बाय आपका सेक थीटा। और यदि यहीं पर आप सेक थीटा लीजिएगा तो 1 बाय आपका हो जाएगा कॉस थीटा। फिर बाबू यहां से निकाल लीजिए, तो यहां से आपका टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, और यदि कॉट थीटा पढ़िएगा तो 1 बाय आपका क्या हो जाएगा? तो 1 बाय आपका हो जाएगा टेन थीटा। नहीं बाबू? तो ये सब हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। मैं जस्ट एक बार आपका रिवीजन करा दिया, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। तो ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? कुछ एंगल का हम लोग मान निकालना सीखे थे। आइए एक बार मैं बोर्ड पे वो भी लिख देता हूं। हम लोग इस तरह से पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये आपका थीटा एंगल है। ठीक है, तो इसका क्या क्या वैल्यू पढ़े थे? यदि साइन 0 डिग्री लीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। साइन, हाँ, साइन आपका 30 डिग्री कितना पढ़े थे? 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, 1, 1, रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, 0, 0, ये हम लोग पढ़े थे 1 बाय रूट 3, 1 रूट 3, और 1 बाय 0 यानी कि अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटी। यहाँ पढ़े थे जस्ट हम लोग इसका उल्टा। हाँ, जैसे साइन का उल्टा आपका कॉस हो जाता है, तो टेन का उल्टा हम लोग कॉट पढ़े थे। 1 बाय 0 बराबर इन्फिनिटी, रूट 3 1, 1 बाय रूट 3 0। और फिर सेक अभी क्या हम लोग पढ़े? सेक आपका किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस को उल्टा दीजिए, तो ये आपका कितना जी? 1, इसको उल्टाइएगा 2 बाय रूट 3, इसको उल्टाइएगा रूट 2, इसको उल्टाइएगा 2, और 0 को उल्टाइएगा तो 1 बाय 0 यानी कि इन्फिनिटी अपरिभाषित। कोसेक के लिए हम लोग साइन को उल्टा देते हैं। आप 0 को उल्टा दीजिए
तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा √2, ये आपका हो गया 2/√3 और ये आपका हो गया 1। समझ गए? तो इस तरह से बाबू हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। और क्लास 10 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो और हम लोग कुछ रिजल्ट्स को निकाले थे जो आपका आइडेंटिटी था। समझ गए? आइडेंटिटी को हम लोग सॉल्व भी किए थे। तो क्लास 10 में हम लोग कुछ फॉर्मूला और भी इस प्रकार से पढ़े थे। क्या पढ़े थे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? साइन में पढ़े थे कॉस थीटा, कॉस में पढ़े थे साइन थीटा, टेन में पढ़े थे कॉट थीटा, कॉट में पढ़े थे टेन थीटा, सेक में पढ़े थे कॉसेक थीटा और कॉसेक में पढ़े थे सेक थीटा। ठीक है, तो ये सब चीज जो है मैं आपको दोबारा रिवीजन करा दिया। हाँ, हालांकि ये सब चीज मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। समझ गए? ये आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होता है मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। हालांकि क्लास 10 में भी इसको सिद्ध किया गया था, एक त्रिभुज को बनाकर, एक समकोण त्रिभुज को बनाकर इसको सिद्ध किया गया था। तो वो भी तरीका है। ठीक है, मैं और भी आपको तरीके से बाबू बताऊंगा। ठीक है, तो अब बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अब आइए कि त्रिकोणमिति में जो कुछ शब्द है, कुछ टर्म्स है जिसका यूज होगा, उस चीज को हम लोग परिभाषित करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एंगल यानी कि कोण आएगा। तो आइए कोण के बारे में लिखते हैं हम लोग। एंगल यानी कि कोण। हाँ, कोण के बारे में। तो कोण को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रे ले लेते हैं, एक किरण ले लेते हैं। समझ गए? एक किरण ले लीजिए इस प्रकार से, यह O है और ये आपका A, यानी कि OA जो है आपका OA, यह आपका रे है यानी कि किरण है। तो आप बोल सकते थे सर इसको सीधा लेने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ऐसे भी ले लीजिए, इस तरह से O और A ऐसा भी हम लोग किरण ले सकते हैं। लेकिन नहीं, जो किरण होता है हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि जो किरण है, जो रे है, वह आपका एक सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। इसीलिए कभी किसी रे को, किरण को हम लोग इस प्रकार से नहीं ले सकते। हम लोग जब भी लेंगे तो एक सरल रेखा में ही लेंगे। ठीक है, तो ओ ए आपका क्या हो गया, एक रे। और ये जो ओ है, समझ गए, ये आपका है इनिशियल पॉइंट। क्या है बाबू? इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु। इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। समझ गए? ये आपका है प्रारंभिक बिंदु। और ओ ए आपका जो लाइन है, मैं आपको बताऊंगा अभी स्पेशल नाम इसका क्या है। और इस चीज को फिक्स्ड करते हुए, यानी कि आपका जो है, आपका जो है ओ को फिक्स्ड करते हुए जो आपका इनिशियल पॉइंट है उसको हमने फिक्स रखा। इस तरह से हमने क्या किया कि इसको हमने इस पॉइंट को हमने फिक्स रखा। और
अभी जो ये आपका रेखा है और इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पर लेते आया, जबकि ये पॉइंट आपका फिक्स्ड ही है, समझ गए, यानी कि यह बिंदु आपका स्थिर है। यानी कि दूसरा जो इसका पोजीशन है, दूसरा पोजीशन आपका इस प्रकार से आ जाता है, ओ बी। हाँ, पहला पोजीशन क्या था, तो पहला पोजीशन ओ ए था, और फिर दूसरा पोजीशन आपका क्या आ गया, तो दूसरा पोजीशन आ गया ओ बी। तो ये जो आपका ओ ए है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल, हाँ, इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड, यानी कि प्रारंभिक भुजा। हाँ, और जो दूसरा पोजीशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड, समझ गए, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड, यानी कि अंतिम भुजा। हाँ, क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड यानी कि अंतिम भुजा। तो ये जो है, ये जो आपका पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये समझ गए, ये जो पोर्शन है यही आपका कहलाता है एंगल। ये आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, यानी कि कोण, समझ गए। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कि एंगल जनरेट हुआ, यानी कि कोण बना, समझ गए बाबू। तो कोण बनने के लिए क्या क्या है कि एक आपका रेखा है, एक रे है, एक किरण है, वो भी सरल रेखा है, और इसके किसी एक बिंदु को हमने स्थिर कर लिया, फिक्स्ड कर लिया, फिर वहां से हमने दूसरे पोजीशन पे लेके गया। तो ये जो आपका माप होता है, जो मेजरमेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोण, समझ गए, क्या बोलते हैं, एंगल। और ये जो आपका जो शुरू में रेखा थी, इनिशियल साइड, इनिशियल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक भुजा, और जो दूसरा पोजीशन था, जो दूसरा सिचुएशन था, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड, यानी कि अंतिम भुजा। और ये जो आपका इनिशियल पॉइंट है, समझ गए, जो इनिशियल पॉइंट है, इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस ओ को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष, समझ गए। तो कोण के बारे में हम लोग सीख लिए। तो ये जो कोण है, ये कोण आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, यहां पर लिखना है इस प्रकार से है, ओ ए, और दूसरा पोजीशन हो गया आपका बी पे। ये जो है ना आपका नीचे से ऊपर की तरफ गया है। हाँ, या यूं कहें कि यदि एक टेक्निकल भाषा बोलते हैं, तो टेक्निकल भाषा में देखिएगा तो इस तरह से गया है, समझ गया। अब बोलेगा सर ये क्या बना दिया, इस तरह से गया है। तो ये जो है ना आपका सिंबल है, क्या सिंबल है, तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा का। जैसे घड़ी देखिए, घड़ी आपका इस तरह से चलती है ना, घड़ी इस तरह से चलती है, लेकिन मैं उल्टा चलाया हूं। मैं क्या चलाया हूं, उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सिंबल है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, डायरेक्शन, यानी कि घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। और इस केस में जो आपका कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वह आपका बनता है
पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंगल यानी कि धनात्मक कोण। तो धनात्मक कोण कब बनेगा? जबकि आपका जो रेखा जो जा रही है उसका जो दूसरा पोजीशन है वह आपका घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में जाए। फिर आप देखिए इस तरह से सेकेंड पोजीशन है, ये आपका ओ ए और इस तरह से आ गया ये बी, यानी कि इसकी जो दिशा है वो घड़ी चलने की दिशा है, जिस दिशा में घड़ी चलती है वही दिशा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में, समझ गए? घड़ी के चलने की दिशा में। और उसमें जो आपका कोण बनता है, जो एंगल बनता है, ये जो एंगल होता है वो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल यानी कि ऋणात्मक कोण। समझ गए? इसमें आपका क्या बनता है? तो आपका बनता है ऋणात्मक कोण, निगेटिव एंगल। यदि सिर्फ आप माइनस भी दे देते हैं इसका मतलब निगेटिव हो जाता है, सिर्फ प्लस भी दे देते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाता है। समझ गए? तो कब एंगल पॉजिटिव बनेगा, कब नेगेटिव बनेगा, हम लोग देख लिए कि जब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा होगा तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और जब घड़ी के चलने की दिशा में होगा तो जो एंगल बनेगा वो आपका निगेटिव बनेगा, यानी कि ऋणात्मक बनेगा। ठीक है बच्चों? तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। क्या होता है क्वाड्रेंट, इसको समझते हैं। क्वाड्रेंट्स हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है? चतुर्थांश, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एक वर्ड होता है जिसको कि मैं नाम बोलूँगा नहीं लेकिन मैं लिख दिया हूँ। हाँ, तो क्वाड्रेंट का मतलब आपका हो गया चतुर्थांश। ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, फिर भी आइए एक बार सीखते हैं, क्योंकि क्लास 11 में हम लोग जा रहे हैं। तो जो आपका बेसिक है उस चीज़ को तो पढ़ना जरूरी है ना, जो हम लोगों ने पढ़ के आया है उसका पूर्व ज्ञान जो है उस चीज़ को यहाँ पर जानना, एक बार समझना जरूरी है। तो क्या होता है समझिए। देखिए आपका इसमें x डैश ओ एक्स और y ओ y डैश, दो आपका होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। हाँ, स्ट्रेट लाइन यानी कि आपका दो सरल रेखा होता है। और
ये सरल रेखा देखिए कि इसमें से दोनों में आपका जो ओ पॉइंट है, ये जो ओ है दोनों में ही दिख रहा है, इसका मतलब कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। और कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं? तो ओ पे करते हैं प्रतिच्छेद। और इसको हम लोग अभी प्रतिच्छेद कराते हैं 90 डिग्री पर। हाँ, किस पे कराते हैं? 90 डिग्री पर, यानी कि इस प्रकार से देखिएगा, ये आपका हो गया x डैश, इधर x, और ये आपका y, और ये आपका हो गया y डैश। समझ गए? y डैश। और जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या है? तो है O। ठीक। और ये जो काटा है, कैसे काटा है? समकोण पे। समकोण पे काटने का मतलब है कि ये जितना भी आपका कोण है, सारा का सारा कोण आपका कितना है? तो सारा कोण आपका है 90 डिग्री। समझ गए? सारा कोण कितना है बाबू? तो आपका है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल है, समकोण है। तो देखिए यहां पे 4 भाग बना, ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग बना है। आप बोलेगा सर आप इस तरह से क्यों गिन रहे हैं, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में क्यों गिन रहे हैं? तो बच्चों यस, हम लोग घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में ही लेते हैं, यही प्रथा है। समझ गए? ये शुरू से प्रथा चलती आ रही है। तो इस पहले घर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पहला घर आपका क्या हो गया? XOY। समझ गए? ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, या आप कह सकते हैं क्वाड्रेंट 1। समझ गए? क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेंट 1। और क्वाड्रेंट का मैं यहाँ पे हिंदी लिख दिया हूं, चतुर्थांश होता है। ये आपका कहलाता है क्वाड्रेंट 2, यानी कि आपका क्या हो गया? YOX डैश। ये आपका कहलाता है क्वाड्रेंट 3, और ये आपका लास्ट कहलाता है क्वाड्रेंट 4। समझ गया बाबू? यह आपका लास्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट 4, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और आपका चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो जाने का तरीका है, हमने क्या लिया? तो हम लिए थे घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लिए थे। ठीक है? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस चीज को समझे होंगे, चतुर्थांश क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सब आपका क्या है? तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऐसे केस में जो आपका है X'OX, इस चीज को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। समझ गए? क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। फिर YOY डैश, YOY डैश, इसको हम लोग बोलते हैं Y एक्सिस। समझ गए बाबू? X'OX को हम लोग बोलते हैं X एक्सिस, YOY डैश को हम लोग बोलते हैं Y एक्सिस। और दोनों एक साथ रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि निर्देशांक अक्ष। क्या बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि निर्देशांक अक्ष। ठीक है? तो मुझे विश्वास है कि आप एक्स एक्सिस को समझ गए होंगे, वाई एक्सिस क्या होता है आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों? क्वाड्रेंट आपका क्या है, सरल रेखा आपका क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पहले तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें
और अब हम लोग, चूंकि ये 1 घंटे का वीडियो आपका हो चुका है, बल्कि होने ही वाला है और 10 सेकंड में आपका हो जाएगा, तो अब हम लोग इस चीज़ को यहीं पे रोकते हैं और अब जो आपका जो दूसरा वीडियो होगा, जो दूसरा क्लासेस होगा, उसमें हम कोण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि किसी भी चीज़ की यूनिट होती है, जैसे आपका दूरी है, दूरी का यूनिट होता है ना, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, यार्ड, ये सब इसका यूनिट है। उसी तरह से आपका कोण का भी यूनिट है। यानी कि अब जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों की माप। ठीक है बाबू, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।